बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है लेक्चर 5 में वो है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स ऑफ क्रिप्टो एलिमेंट्स। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट इस सेंस में भी है कि काफ़ी चांस है कि ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाए, और अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि इसको अंडरस्टैंड नहीं करते और अंडरस्टैंड किए बगैर याद कर लेते हैं या उसका रटा लगा लेते हैं, तो पेपर में लिखते हुए ये गलत लिख के आ जाए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना जाए, एक दफ़ा या दो दफ़ा देखा जाए और इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स ऑफ क्रिप्टो एलिमेंट्स। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होती है। थर्मल डिकम्पोजिशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम किसी कंपाउंड को जब हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। सो thermal decomposition is a chemical reaction in which a compound breaks down into two or more than two simple compounds or simple substances when that compound is strongly heated. जब किसी कंपाउंड को स्ट्रांगली हीट किया जाएगा तो हीट होने पे अगर कोई कंपाउंड दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होता है तो इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए मॉलिक्यूल को, कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लिहाजा ये रिएक्शन कैसा होगा? एंडोथर्मिक इन नेचर। अब बात करते हैं थोड़ी सी थर्मल स्टेबिलिटी पे कि ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स की जो थर्मल स्टेबिलिटी है ये किस चीज पे बेस करती है। जो सबसे मेन फैक्टर है वो है कि आइदर योर carbonate or nitrate is majorly ionic in nature or covalent in nature। तो आपके कंपाउंड का आयोनिक करेक्टर ज्यादा है कि कोवलेंट करेक्टर ज्यादा है, इस पे बेस करेगी थर्मल स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे ग्रुप 2 एलिमेंट्स के कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो उनके आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड के आयनिक या कोवलेंट नेचर पे डिपेंड करेगी, और जितना आयोनिक करेक्टर ज्यादा होगा उतनी उस कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, वो थर्मली स्टेबल होगा और बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके वो क्या करेगा? फिर टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा। और जब ये, अगर हम ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स की बात करें तो जब हम इन्हें हीट करते हैं तो ये ब्रेक डाउन किसमें होते हैं? अपने ऑक्साइड में, और साथ में क्या लिबरेट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करें तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसको भी हीट करें तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जी, तो चलें देखते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो ग्रुप में चेंज किस तरह से होती है और उसकी क्या रीजन है। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है ग्रुप 2 एलिमेंट्स की, ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती जाएगी। थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करती जाएगी? इंक्रीज करती जाएगी। देखते हैं कैसे इंक्रीज करेगी। जैसे कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो हैं इनके कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। इसका मतलब है कि बेरियम कार्बोनेट जो है वो लीस्ट स्टेबल है, जबकि बेरियम कार्बोनेट जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो। अब सवाल ये है कि कैसे। इस कैसे के आंसर को समझने के लिए हमें किस पे बात करनी होगी? थोड़ी सी फजन्स रूल। फजन्स रूल क्या कहता है कि स्मॉल पॉजिटिव आयन और M2 positive ions or cations with small size and high charge density, high charge। ऐसे आयंस जिनका साइज स्मॉल हो और चार्ज उन पे ज्यादा हो तो वो क्या कॉज करते हैं? वो पोलराइजिंग पावर उनकी बहुत ज्यादा होती है। वो क्या करते हैं? अपने नेबर वाले नेगेटिव आयन को पोलराइज कर देते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो स्मॉल पॉजिटिव आयंस with high charge have great polarizing power।
कि जो छोटे साइज के पॉजिटिव आयंस हैं वो क्या करेंगे, जिनका साइज भी कम है और उन पे चार्ज ज्यादा है, वो अपने नेबरिंग लार्ज नेगेटिव आयन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि आयनिक करैक्टर कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बीच में शेयर होना शुरू हो जाएगा, तो उसमें क्या आना शुरू हो जाएगा, कोवेलेंट करैक्टर आना शुरू हो जाएगा। लिहाजा ऐसे आयंस जो है जिनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है, ये क्या करते हैं, ये डिस्टॉर्ट करेंगे लार्ज कार्बोनेट आयन को। ये देखें, ये बेरिलियम 2 पॉजिटिव है और ये लार्ज कार्बोनेट आयन है, तो ये क्या करेगा कि इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट करेगा और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहाँ पे शेयर होना शुरू हो जाएगा। अब जब आपको सबको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड शेयर हो रहा है, तो इट मीन्स कि इसमें कौन सा करैक्टर आएगा, आयनिक करैक्टर कम होगा, और कौन सा करैक्टर बढ़ना शुरू हो जाएगा, कोवेलेंट करैक्टर। तो कोवेलेंट करैक्टर बेरिलियम कार्बोनेट में आने की वजह से बेरिलियम कार्बोनेट कम स्टेबल है और ये लो टेम्परेचर 250 पे क्या कर जाता है, टूट जाता है, डिकम्पोज कर जाता है। लेकिन जब हम बात करें लार्जर कैटायंस की, तो इनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा नहीं होती, ये अपने नेबरिंग का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। इट मीन्स कि यहाँ पे इनके इस तरह के जो कार्बोनेट होंगे उनमें कोवेलेंट करैक्टर नहीं आएगा, कोवेलेंट करैक्टर नहीं आएगा, तो इट मीन्स कि वो उनका प्रीडोमिनेंटली करैक्टर कैसा रहेगा, आयोनिक रहेगा, और प्रीडोमिनेंटली करैक्टर आयोनिक रहेगा। लिहाजा ऐसे कार्बोनेट्स को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो आप देख भी सकते हैं कि बेरिलियम जो है वो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्ट नहीं करेगा, बेरियम जो है, तो बेरियम इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्ट नहीं करेगा, तो इसकी नेचर प्रीडोमिनेंटली कैसी रहेगी, आयोनिक रहेगी। और आयोनिक रहेगी यही वजह है कि इसका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर जो है बेरियम कार्बोनेट का वो कितना है, 1360 बेरिलियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन टेम्परेचर से बहुत ज्यादा। तो वजह क्या है कि जो स्मॉलर कैटायंस हैं वो अपने नेबर एनाइन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनमें क्या आ जाता है, कोवेलेंट करैक्टर। जबकि लार्जर कैटायंस जो हैं उनमें पोलराइजिंग पावर कम होती है, लिहाजा वो अपने नेबरिंग का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्ट नहीं करते और उनका प्रीडोमिनेंटली करैक्टर कैसा रहता है, आयोनिक, जिसकी वजह से वो ज्यादा स्टेबल होते हैं और थर्मली उनको डिकम्पोज करना मुश्किल होता है, जैसे कि बेरियम कार्बोनेट है या स्ट्रोंशियम कार्बोनेट है। इन इन कैटायंस का साइज बड़ा है, जिसकी वजह से इनको ब्रेक डाउन करना ज्यादा मुश्किल है। जबकि बेरिलियम और मैग्नीशियम के केस में बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज छोटा है, लिहाजा इनके डिकम्पोजिशन टेम्परेचर देखें तो क्या है, काफी कम है। जी, तो कार्बोनेट्स के बाद हम बात करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स पे। अब ग्रुप 2 के जो नाइट्रेट्स हैं इनको जब डिकम्पोज किया जाता है तो इनका डिकम्पोजिशन पैटर्न कार्बोनेट से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये किसमें डिकम्पोज करते हैं, मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। जबकि आपको याद होगा कि मेटल कार्बोनेट्स जो हैं वो किसमें डिकम्पोज कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड, और साथ में क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे ये जो हैं ये साथ में क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाई प्रोडक्ट्स का सिर्फ फर्क है। मेटल ऑक्साइड वैसे प्रोड्यूस होगा जैसा कि मेटल कार्बोनेट्स में हो रहा है, लेकिन सिर्फ जो साइड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है और ऑक्सीजन। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट को जब हम स्ट्रांगली हीट करेंगे तो ये किस में जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब ग्रुप 2 के नाइट्रेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी जो है ये भी क्या करती है, ये भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। इसका मतलब है कि जो बेरियम नाइट्रेट है वो सबसे कम स्टेबल होगा, जबकि बेरियम नाइट्रेट जो है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब रीजन क्या होगी, रीजन बिल्कुल सेम होगी जो कि हमने कार्बोनेट्स के केस में डिस्कस की है। यहाँ पे भी जो स्मॉलर M2 पॉजिटिव आयन होगा एट द टॉप ऑफ द ग्रुप, वो क्या करेगा, नाइट्रेट आयन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट करेगा और उसमें कौन सा करेक्टर लेके आएगा, कोवेलेंट करेक्टर। और कोवेलेंट करेक्टर की वजह से जो ग्रुप 2 के टॉप के नाइट्रेट्स हैं वो क्या हैं, वो जरा कम स्टेबल हैं, और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते जाएंगे स्टेबिलिटी जो है वो क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। तो ग्रुप 2 के टॉप के नाइट्रेट्स को डिकम्पोज करना क्या है, आसान है। और क्यों आसान है, ड्यू टू प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट करेक्टर। अब डिकम्पोजिशन पैटर्न जो है
ना सिर्फ ये डिकम्पोजिशन पैटर्न हमें ये बता रहा है कि ग्रुप में वेरिएशन कैसे हो रही है, बल्कि ये हमें कुछ चीजों का रिलेशनशिप भी बता रहा है, जैसे आयोनिक साइज का, चार्ज डेंसिटी का और थर्मल स्टेबिलिटी का, कि थर्मल स्टेबिलिटी आयोनिक साइज और चार्ज डेंसिटी के साथ कैसे लिंक हो रही है। ये टॉपिक जो है इसके ज्यादा चांस ये हैं कि ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इसमें कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी भी डिस्कस हुई है, उसकी ग्रुप में वेरिएशन और फिर नाइट्रेट्स की भी, तो इसका ज्यादा चांस ये है कि इसका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, और लॉन्ग क्वेश्चन जो बनता है वो मैं यहाँ पे बॉटम पे लिख देता हूँ। डिस्कस थर्मल स्टेबिलिटी of carbonates and nitrates of group 2 elements। तो ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, और ये टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया, और उसका ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आप प्रिपेयर